नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा कर रहे थे। हमने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया था, ठीक, कि हमारे मुख के भीतर तमाम उच्चारण अवयव बने हुए हैं और किस वर्ण की उत्पत्ति किस स्थान से होती है उसे ही हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लेते हैं, कह देते हैं, ठीक। तो कल उस संदर्भ में हमने 4 सूत्रों की चर्चा की थी। अब उसी पाठ्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके अग्रिम सूत्र कौन सा, उपपदमानीय नाम ओष्ठो, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने और समझें, ठीक। आप सूत्र में देखिए क्या लिखा है। पहला वर्ण क्या हमारा, उ, क्या है, उ। और उ का मतलब उ वर्ण अर्थात उ के जितने भी भेद होंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, सारे भेद आ जाएंगे, ठीक है। उ का मतलब उ वर्ण अर्थात उसके सारे भेद आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, पु, और हमने आपको बताया था कु चु टू तु पु एते उदिता, ये क्या है, उदित संज्ञा इनकी होती है, ठीक। और इनका लोप हो जाता है, लोप होके कहीं ये जाएंगे नहीं, अपने स्थान पर ही रहेंगे। सिर्फ पा में जो उ की मात्रा लगी हुई है इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक। तो पा का मतलब हो गया पावर, क्या हो गया, पावर, ठीक। और उपधमानीय कह रहे हैं, उपधमानीय नाम। अब प्रश्न उठता है कि उपधमानीय क्या है, ठीक है। तो इसको हम बता रहे हैं आपको, उपधमानीय किसे कहते हैं। तो देखिए, पा और फा, इन 2 वर्णों के यदि अर्ध विसर्ग का जो चिन्ह होता है, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपधमानीय। पा और फा से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जो ध्वनि निकलती है उसे ही हम उपधमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधमानीय, ठीक है। अब अर्ध विसर्ग आप देखते हैं ना कि विसर्ग ये होता है, 2 शून्य होते हैं। विसर्ग का मतलब 2 शून्य, ठीक है। तो आप इस शून्य को हमको आधा कर देना है, अर्ध विसर्ग की बात हो रही, ठीक। तो ये विसर्ग है, उसका ये देखिए हम बड़ा सा बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। अब इसको हम आधा करेंगे तो ऊपर से आधा मिटा देंगे और नीचे से आधा कर देंगे, ठीक। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, उपधमानीय कहते हैं। यही चिन्ह, यही सिंबल यदि आपको पा और फा से पहले लिखा मिल जाए, अंकित मिल जाए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, उपधमानीय है, ठीक। तो इसे ही हम उपधमानीय कहते हैं। तो उपधमानीय, ठीक, इन सभी वर्णों का काकी के षष्ठी में लगती है और इतने सारे वर्णों की बात की जा रही है, उ की, पवर्ग की और उपधमानीय की, इसीलिए इसको षष्ठी बहुवचन में रखा गया और हमारा पद क्या बन गया, उपधमानीय नाम। जैसे रामा नाम होता है, बालका नाम होता है, रामा नाम होता है, ऐसे ही उपधमानीय नाम षष्ठी बहुवचन में हो गया। अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या, ओष्ठौ, अर्थात ओष्ठ होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ओष्ठौ द्विवचन में है। क्यों द्विवचन में है, क्योंकि ओष्ठ 2 होते हैं, एक उपरोष्ठ दूसरा अधरोष्ठ। तो ओष्ठ चूंकि 2 होते हैं इसलिए ओष्ठ को द्विवचन में रखा गया। हमारा वो रूप क्या बन गया, ओष्ठौ, ठीक। तो उ, पवर्ग माने बता चुके हैं, पाफा बाभा माँ, और उपधमानीय, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये सब ओष्ठ ध्वनियां हैं। आप चाहे बोलकर देख लें, पा, फा, बा, भा, मा। जब आप पा बोलते हैं तो दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। उ, जब उ बोलते हैं तो हमारा जो ओठ है वो गोलाकार शेप में आ जाता है, ठीक है। तो इन
सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक, अब अगला सूत्र हमारा क्या? यमंगणना नाम नासिका च। ठीक, अब अगला सूत्र हमारा क्या है? यमंगणना नाम नासिका च। अब यमंगणनम कह रहे हैं, ठीक, और यमंगणनम का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ठीक ना, जिसको आप पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक, उसी को हम लोग संस्कृत में यमंगणनम कहते हैं। यमंगणनम अर्थात प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। इया है, सूत्र में पहला वर्ण क्या है हमारा? इया। और इया किस वर्ग का है? चा छा जा झा इया, ये चवर्ग का अंतिम है। ठीक है, उसके बाद है आपका माँ। माँ ये किस वर्ग का है? पवर्ग का है, पाफा बाभा माँ। इसके बाद अंगा है। अंगा किस वर्ग का है? कवर्ग का है, काखा गाघा अंगा। अणा ये किस वर्ग का है? टवर्ग का है, टाठा डाढ़ा अणा। और ना किस वर्ग का है? तवर्ग का है, अंतिम टाठा डाढ़ा ना। तो कह रहे हैं कि यमंगणनम अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, जो अंतिम वर्ण होता है, ठीक, उसका उच्चारण स्थान नासिका होती है। और उसके बाद सूत्र में देखिए चा भी लगा है। ठीक, अब चा से मतलब क्या है? चा का मतलब और होता है, और यहाँ पर चा क्यों लगा दिया गया है? नासिका को ग्रहण करने के लिए। ठीक, अब थोड़ा पीछे जाइए तो आपको याद आ रहा होगा कि अभी हमने आपको बताया कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैडम बताती चली आ रही कि कवर का क्या है? ओष्ठ होता है, सॉरी कंठ होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा कल हमने बताया था। तो कवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, भी कल ही हमने आपको बताया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कल तो मैम ने कहा कि कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठा। और अब मैडम कह रही कि ये देखिए यहाँ पर इसका कह रही कि कवर काखा, कवर में काखा काखा अंगा आ गया। तो अब मैडम यहाँ पे बता रही नासिका। ये तो विरोधाभास वाली बात है। तो उसी का समाधान करने के लिए, उसी में थोड़ा सा और कुछ जोड़ने के लिए यहाँ पर चा शब्द, सॉरी चा पद लगा दिया गया है। चा एक पद है, ठीक है यहाँ पर। तो अब उसी को हम और स्पष्ट करने जा रहे हैं कि और नासिका, चा माने और, तो और का मतलब क्या है? अपने अपने वर्ग का। चा से मतलब यहाँ तात्पर्य स्ववर्गीय से है, अर्थात अपने वर्ग का। कहने का मतलब जैसे इया है, ये देखिए इया है, तो इया ये चवर्ग का है। और आपको याद हो रहा होगा कि इच यशा नाम तालु कल हमने बताया था। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो आप तो चाछा जाझा तक तो तालु चलेगा, लेकिन जब पंचमाक्षर की बात आ जाएगी तो जैसे ये, तो अब उसका उच्चारण स्थान अपने वर्ग का तो लिया ही जाएगा, उसके साथ साथ नासिका से भी वो उच्चरित होगा। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या? चाछा जाझा इया, और ये इया चवर्ग का ही है। तो ये उसके अनुसार इच यशा नाम तालु के अनुसार तालु तो होगा ही होगा, और प्लस नासिका भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर इया का उच्चारण स्थान पूछ ले तो अगर पेपर में 4 ऑप्शन दिया है, ठीक, उसमें आपका तालु दिया है और ओष्ठ दिया है, ठीक, कंठ दिया है, मूर्धा दिया है, ठीक, तो वहां पर इया का उच्चारण स्थान तालु उचित नहीं है। तो या तो ऑप्शन में तालु प्लस नासिका दिया है तब आप इसको सही टिक करेंगे, अदरवाइज तालु प्लस नासिका में सिर्फ तालु ही दिया है तो आपका उत्तर कंप्लीट नहीं है। तो तब या तो तालु और नासिका दोनों दिया तब उसको सही पे टिक करिए, और ये दोनों नहीं दिया है
तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं पर टिक करिए, याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि जो पंचमाक्षर होते हैं तो उनका उच्चारण स्थान स्ववर्गीय अर्थात अपने वर्ग का भी होगा और उसके साथ साथ नासिका भी होगी। ठीक, आप जैसे आप माँ को भी देख लीजिए, माँ ये किस वर्ग का है? पवर्ग का है, पापा बापा माँ। और अभी हमने आपको बताया उपद मानिया नाम ओष्ठम, तो ये ओष्ठ में आएगा, तो ये अपने वर्ग का ओष्ठ तो है ही है, ओष्ठ है और ओष्ठ के साथ साथ नासिका भी है। ठीक है, तो इसका माँ का उच्चारण स्थान यदि पूछ ले तो आपको ओष्ठ और नासिका दोनों पर टिक कर, अगर ऑप्शन दिया है तो। ठीक है, नहीं तो गलत है फिर। ऐसे ही अंगा का देख लीजिए, ये कवर का है तो काखा गाघा अंगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये अंगा अपने वर्ग का है, कवर्ग का है, तो इसलिए कवर का लिया जाएगा क्या? कंठ, और कंठ के साथ साथ क्या होगा? नासिका। ठीक है, आप णा को भी देख लीजिए, णा किस वर्ग का है? टवर्ग का है, तो अपने वर्ग का भी लेगा ये टवर्ग अर्थात ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा ये अपने वर्ग से लेगा और उसके साथ साथ नासिका भी रहेगी। ठीक, आप उसके बाद ना को देख लीजिए, ये ना किस वर्ग का है? तवर्ग का है, लुत लसानाम दंता, तो ये अपने वर्ग का लेगा, दंत तो रहेगा ही। ठीक, स्ववर्गीय अर्थात अपने वर्ग का भी रहेगा, अपने वर्ग का क्या है? इनका दंत प्लस नासिका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यमंगणम यदि पूछ ले, किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर पूछ ले, अंतिम वर्ण पूछ ले, तो वो अपने वर्ग का लेगा और उसके साथ साथ नासिका से भी वो उच्चरित होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अगले सूत्र पर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है ए तो ठीक है, ए दैतो क्या? कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ठीक, अब देखिए एक को पहले हम तोड़ेंगे यहां पर। ठीक, एक तो ये देखिए ए दो है, द है, यहां पर क्या है? ए दो द है, और इसको हम तोड़ेंगे तो दा के स्थान पे ता हो जाएगा, ता के स्थान पे दा हो जाएगा। अब संधि कर दें। ठीक, झलाम जश्वंते संधि, अभी जब आपको संधि पढ़ाएंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ए द है और तोड़ेंगे तो इसको ता निकलेगा। ठीक, और यहाँ तपरा तत्काल से वाला नियम चलेगा, अर्थात हलंत युक्त ता लगा है, किससे पहले लगा है? ए से पहले, तो इसका मतलब सिर्फ ए ही लिया जाएगा, आई नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक माने ए और आई, यहां से आई की मात्रा लेंगे, आई तो। ठीक, अर्थात एत और आइत, आइत और आइत, फिर वही तपरा तत्काल से वाला नियम चलेगा, आइत माने सिर्फ आई। ठीक, अर्थात ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से उच्चरित होगा। ए और आई जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों ही होगा। ठीक, अब दोनों क्यों होगा ये भी आपको बता दें। ठीक, अब आप जानते हैं कि ए कैसे बनता है? आ धन ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है। ए कैसे बनता है? आ और ई मिलता है तब हमारा ए बनता है। और आ का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठम। ठीक, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? इच यश नाम तालु। तो ठीक है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है,
और आ और ई मिल के ए बनता है, तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान, ए के उच्चारण स्थान में दोनों शामिल हो गया, अर्थात कंठ और तालु दोनों हो गया। ठीक है, यही चीज इस पे भी लागू होती है आई में। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों। क्यों? क्योंकि आ और ई मिला के ए बनता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का तालु होता है, इसलिए आ और ई मिल के बना है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी दोनों ही मिला के बनाया गया। ठीक, तो ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ठीक, अब अगला सूत्र देखिए, ओ दौ तो क्या लिखा है? ओ दौ तो कंठोष्ठम। ठीक, ओ दौ तो कंठोष्ठम। अब फिर हम उसको तोड़ेंगे, ओ दो द है यहाँ पर, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? ओ तो द के स्थान पर ता हो गया, और औ यहाँ पर औ की मात्रा लगी है। ठीक, तो औ और ता। ठीक, तो ओ दौ तो ओ यही तपरा तत्काल वाला नियम चलेगा। ओ ता लगा है, हलंत युक्त ता लगा है, किसके बाद लगा है? ओ के बाद लगा है, तो इसका मतलब सिर्फ ओ। और यहाँ पर हलंत युक्त ता लगा है, किसके बाद लगा है? औ के बाद लगा है, तो इसका मतलब सिर्फ औ। ठीक, तो ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ठीक, कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक है, अब ओ कैसे बनता है? आ धन उ बराबर ओ बनता है। ठीक, आ और उ मिलता है तो ओ बनता है। ठीक है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, और उ का उपस्मानीय नाम ओष्ठ। तो अब चूंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का ओष्ठ है, और आ और उ मिलकर बनता है, तो इसलिए ओ का उच्चारण स्थान भी दोनों कंठ और ओष्ठ मिलकर क्या बन गया? कंठोष्ठ। ठीक, और ओ दो तो लगा है, क्योंकि दो वर्णों की बात हो रही, किसकी किसकी? ओ और औ की, तो इसलिए इसको षष्ठी द्विवचन में रखा। अभी तक नाम चल रहा था, क्योंकि इतने सारे थे, बहुवचन थे, तो बहुवचन षष्ठी बहुवचन। अब यहाँ पर सिर्फ दो की बात की जा रही। ऐसे ही ए दे तो भी था, वहां भी दो वर्णों की, इसलिए यहाँ पर तो षष्ठी द्विवचन में प्रयोग करके बना, अर्थात ओ दोता ओत और औत, अर्थात ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ठीक है, अब अगला सूत्र है हमारा क्या? वकारस्य दध्यौष्ठम। ठीक है, अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्या लिखा है हमारा सूत्र में। पहला पद हमारा क्या है? वकारस्य। ठीक, अब वकार का क्या मतलब होता है, और इससे पहले हम आपको कार का मतलब बता देंगे। ठीक है, अब कार का मतलब क्या होता है? ठीक, कार भी एक पद है हमारा। ठीक है, क्या है? कार एक पद है। ठीक, अब कार का मतलब क्या होता है? कार पद क्यों लगाया जाता है? तो जब हमें सिर्फ किसी एक व्यंजन की बात करनी होती, पहली चीज तो आप ये जानिए, कार पद हमेशा व्यंजन के बाद लगाए, कभी भी स्वर के बाद कार पद नहीं लगता। ठीक, कार पद हमेशा व्यंजन के, जब हमें सिर्फ एक व्यंजन की बात करें, ठीक, जैसे हमको कहना चकार, चा, सिर्फ चा की बात कहनी है, तो हम चा लिखकर उसके बाद कार पद जोड़ देते। ठीक, चा, सिर्फ जब हमें मान लीजिए सिर्फ चा व्यंजन की बात करनी है, तो हम सिर्फ चा को, सिर्फ एक ही व्यंजन को बताने के लिए हम चा के बाद कार पद जोड़ देते हैं, हमारा बन जाता है चकार। तो जब चकार हमने कह दिया, तो चकार का मतलब सिर्फ चा, और जब हमें पांचों की बात है, चाचा जाजा इया, तो हम वर्ग पद जोड़ते हैं। तो चा के बाद यदि हम वर्ग जोड़ दें, हम कह दें चवर्ग,
तो वर्ग जुड़ जाए तो समझिए पांचों की बात हो रही है, चा छा जा छा इया। और जब कार पद हम जोड़ दें तो समझिए सिर्फ उसी की बात आ रही है। ठीक है, तो जैसे हम कह दें चकार, चा की बात करनी तो हमने सिर्फ कह दिया चकार, पा की बात करनी तो सिर्फ हमने कह दिया पकार। ठीक, तो अब इसी प्रकार से हमें सिर्फ वा की बात कहनी है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमने इसको क्या कह दिया, वकार कह दिया। सिर्फ हमको यहाँ पर वा की बात कहनी थी। ठीक, कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अब इसीलिए सिर्फ वा की बात हमको कहनी थी, तो इसलिए हमने वा के बाद कार पद जोड़ दिया और हमारा क्या बन गया, वकार। और अस्य माने का की के हमको कहना था, वा का हमको कहना था कि वा का उच्चारण स्थान ये होता है, तो इसलिए हमने वा को सिर्फ वा की बात करनी थी, तो इसलिए वा के बाद कार पद जोड़ दिया। और का की के का सेंस सबको देना था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसमें षष्ठी की बात कर दी, षष्ठी विभक्ति लगा दी। और सिर्फ एक व्यंजन की बात, सिर्फ वा की बात थी, इसलिए षष्ठी एक वचन हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा बन गया क्या, वकारस्य। और वकारस्य माने वा का। ठीक, उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठम, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का मतलब क्या बना हमारा कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ दोनों ही होता है। आप चाहे बोल के देखिए वा, जब आप वा बोलते हैं तो आपकी जो जीवा हल्की सी वो वा पर ठीक जाती है, दांत पर जाती है वा, और ओष्ठ हमारा हल्का सा वा, ओष्ठ हमारा हल्का सा गोलाकार हो जाता है, जीवा हमारी दंत का स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का मतलब क्या हो गया कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ दोनों ही होता है, अर्थात वा दांत और ओठ दोनों से ही उच्चरित होता है। ठीक, तो इस प्रकार हो गया इस सूत्र का मतलब कि वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वा का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों होता। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र क्या है, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। ठीक, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अब प्रश्न ये उठता है कि जिह्वा मूल्य क्या है। ठीक, तो आपको याद होगा कि जैसे हमने आपको उपधमानीय पढ़ाया था, याद होगा, उपधमानीय बताया था कि तो उपधमानीय क्या था, पा और फा से पहले जो अर्ध विसर्ग के समान जो ध्वनि होती है उसे ही हम उपधमानीय कहते हैं। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से यही अर्ध विसर्ग का चिन्ह जो है, यदि का और खा से पहले लग जाता है, का और खा से पहले लग जाता है, तो यही जिह्वा मूल्य कहलाता है। ठीक, अर्ध का और खा से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह बनता है, जो ध्वनि निकलती है, उसी को हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया, का और फा से पहले ये जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य। तो इस प्रकार से इस सूत्र का मतलब क्या हो गया कि जिह्वा मूल्य अर्थात का खा से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो ध्वनि निकलती है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल। जिह्वा मूल, और जिह्वा का मतलब, जिह्वा मूल माने जीभ की जड़, हमारी जीभ जहां से शुरू हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूल कहते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र का क्या मतलब हुआ कि जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल, अर्थात जीभ की जड़, जहां से जीभ हमारी शुरू हुई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा की। ठीक, कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो अब बताया हमने कि वैसे तो हर वर्ण मुख से ही बोला जाता है, लेकिन हमारे मुख के अंदर तमाम उच्चारण अवयव बने हुए हैं। तो अच्छा, तो किस वर्ण की उत्पत्ति किस उच्चारण स्थान से हुई, और हम पहले बता चुके मदद सबके लिए जाती है, लेकिन जिस वर्ण की उत्पत्ति जिस उच्चारण स्थान से हुई है उसे ही हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कह देते हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से हमने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया, उसके सारे सूत्र बताए और सूत्र को सिद्ध करके उसकी विस्तृत व्याख्या करके सूत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और इस पर प्रश्न बनने ही बनने, ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इस पर से प्रश्न बनना ही बनना है। तो कोई भी वर्ण आपको दे देगा, ठीक है, कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद हो और प्लस सूत्र को आप समझ लीजिए। ठीक है, सूत्र को समझ लीजिए और सूत्र को आपने समझ लिया तो कोई भी वर्ण व्यंजन आपसे पूछ ले, ठीक, सर पूछ ले, व्यंजन पूछ ले, आप आराम से उसका उच्चारण स्थान बता देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई वर्ण उच्चारण से, तो ठीक है, तो अगर ये वर्ग में आता है, मान लीजिए चवर्ग का पूछ लिया, पा फा का, तो पहले जैसे कोई आपको दे व्यंजन दे, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि ये व्यंजन किसी वर्ग में तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप वर्ग में आ रहा हो तो आप वर्ग के अनुसार उसका कर दें। अकु विसर्जनीय नाम कंटाई यशा नाम तालु, ठीक, चवर्ग में आ रहा है, कवर्ग में, पहले उसका आप वर्ग देखिए और वर्ग का में आ रहा है तो आपको उस वर्ग के स्थान अनुसार उसका उच्चारण स्थान बताए जो सूत्र होता है। ठीक, और किसी भी वर्ग का यदि पंचमाक्षर है, ठीक, तो उसमें उस वर्ग का प्लस नासिका याद रखिएगा। जब पंचमाक्षर पूछ ले, ठीक, तो अपने वर्ग का प्लस नासिका दोनों पर टिक करिएगा, उसमें ये धन नासिका हो तभी वो सही ऑप्शन है। और अगर सिर्फ उच्चारण स्थान अपने वर्ग का ही दिया है तो आंसर पूर्ण नहीं है, आपका सही उत्तर नहीं हो सकता। तब आप उनमें से कोई नहीं पर टिक लगाइए। ठीक है, और अपने वर्ग का भी दिया है और उसके बाद नासिका भी दिया है, तब उसको उस पर टिक करें। ठीक है, और बाकी वर्ण का अपु विसर्जन इच यशा नाम आ है, ई है, ऊ है, उपमानीय नाम उष्ठौ। ठीक, तो आप सब देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि किसी वर्ग में तो नहीं आ रहा, वर्ग का आ रहा है तो अपने वर्ग में जाइए, पंचमाक्षर पूछ ले तो अपने वर्ग का प्लस नासिका जो आपके ऑप्शन दिया उस पर टिक करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको आज वर्णों का उच्चारण स्थान सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ठीक, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ठीक, तो यदि आ गया हो समझ में तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक, और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। ठीक है, हम आपकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो समस्या होगी उस पर हम विचार करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि आपको कुछ देखने हो, लेक्चर हमारे देखने हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर आप टिक करें। ठीक, और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपको सारे वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, तो इसी के साथ हम आज के इस अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।